मोमेंटम बिल्ट हो चुका है, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। इंजीनियर साहब, मैं आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। इंजीनियर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह इमरान खान को तोशा के खाना के केसेस में सजाएं मिल रही हैं और किस किस को आज तक सजाएं मिली हैं इस तरह तोशा खाना में खरीदारी करने पे, और किस किस ने किसी शाही खानदान की जो स्पेशल ऑर्डर पे 2 घड़ियां बनाई थी, एक अपने लिए और एक बरादर इस्लामी मुल्क के वजीर आजम के लिए, वो बनी 2 थी। वो किसने मार्केट में इससे पहले बेची हैं और किसने 7 करोड़ का ये वैसे सर वजीर आजम को इस दफा भी कोई घड़ी मिली होगी मुझे लगता है। बल्गारियन सेट जो है मिली होगी, लेकिन उन्होंने अपने पास रखी होगी ना। आपने फर्क किया ना कि इससे पहले क्या हुआ, मैं इसलिए उस फर्क को वाज़े करना चाहता हूँ कि और किस पाकिस्तानी वजीर आजम से जो है जहाज दे के किसी गैर मुल्की हाकिम ने अपना तो उसके लिए सफर के लिए इज्जत करके फिर और आधे रास्ते से वापस बुलाया था, और किस हाकिम ने आज जो बयानात आए हैं वहां पर वादा मुआफ कि जी वो 8 करोड़ पता नहीं कितने का था और 59 लाख का प्रेशराइज करके, और किसका बयान आया जो करीब तरीन था जिसको मना किया गया था कि वो तस्वीरें क्यों, वो फोटोग्राफ क्यों उसने बनाए। तो ये देखें, ये फर्क है ना। अब जब 9 मई के फैसलों का हवाला दिया जाता है तो कहते हैं जी ये इससे पहले कब सजाएं हुई थी दहशतगर्दी कोर्ट से, लेकिन इससे पहले किसने GHQ पे हमला किया था, इससे पहले किसने एयर बेसिस पे हमला किया था, इससे पहले किसने निशाने हैदर जो है उनकी। तो आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 9 मई का हमला किया इसलिए तोशाखाना के केसेस बनाए गए? नहीं, मैंने 2 चीजों का फर्क अलग अलग बयान किया कि एक उन अदालतों का जिसका मेरे भाई कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जरूर ऐसे ही है, लेकिन वो कानून और आइन तो वही है। जो ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी कोर्ट्स के लिए कोई अलग कानून बनाया हुआ है, कानून तो वही है जो असेंबली का पास शुदा है, जो आइन के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, जज़ाकल्लाह अली बुखारी साहब, थैंक यू सो वेरी मच अली राशिद साहब। हर पाकिस्तानी की एक ही है दुआ कि काश अब आना में जो गिफ्ट जमा कराए जाएं उनको पब्लिक किया जाए। अगर बेचनी है तो पब्लिकली ऑक्शन कर लें, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे बनिस्बत कोई PM हाउस का ड्राइवर या वैले देगा उसे अच्छे रेट मिल जाएंगे पब्लिक से, कौम का फ़ायदा होगा, नेशनल एक्सचेकर का फ़ायदा होगा। और ये सिलसिला चल पड़ा है तो इसको आगे लेके चले, बताते रहें किस दौरे पे क्या क्या मिला और क्या क्या वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने जमा कराया। PTI के दौर में बताया करते थे आरिफ अलवी साहब कि अब ये गिफ्ट जमा करा रहे हैं, ये जमा करा रहे हैं। इस दफ़ा मालूम नहीं पड़ रहा कि इसको क्या मिल रहा है, सबने रख लिया लगता है। अब मैं प्रोग्राम में बात करूंगा ब्रेन ड्रेन की नहीं, ब्रेन गेन की। क्योंकि हमें यही बताया गया है कि यही है असल सूरत हाल और इस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि स्पीड से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं और वो अपने घर डॉलर भेज रहे हैं, जिससे हमारी रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है। जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं, जो तफसीलात आई हैं, आपके सामने रखता हूँ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने कुछ नंबर्स शेयर किए हैं जिसके मुताबिक 2024 से मार्च तक 7,90,000 लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं। 2023 में को 8,60,000 छोड़ गए थे और बताया जा रहा है कि 2025 के 6 माह में 3.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं। एक और सर्वे मंजर आम पे आया जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 94% लोग मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसमें से 56% लोग कहते हैं मुआशी वजूहात, मुआशी तंगी, 24% लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदअमनी और बाकी 14% लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक 2015 से लेकर 2024 तक 62,20,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। ब्रेन ड्रेन नहीं, गेन हुआ है। अब जो लेटेस्ट खबर एक और मेरे सामने आती है कि एक ऐसे भी लोग आ गए हैं, पहले तो इंसानी स्मगलर्स का जिक्र होता था, अब ऐसे भी लोग आ गए हैं जो जाली स्पोर्ट्स फेडरेशन रजिस्टर करवा के उसमें खिलाड़ियों की टीम बना के हर खिलाड़ी से 40-40 लाख बटोर के उनको जापान टूर्नामेंट खेलने के लिए भिजवाते हैं। पिछली बार तो बताया जा रहा है कि 2024 में 17 अफराद जापान में टूर्नामेंट खेल के आ गए थे। इस दफा वो गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया कि आपकी तो कागजाती जाली है, फेडरेशन वगैरह वगैरह तो है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। खैर, गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वक्त दिया। सैयद शराफत हुसैन बुखारी साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। और क्योंकि आजकल क्रिकेट का यह हाल है कि अब क्रिकेट देखने का तो दिल नहीं चाहता, तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि फुटबॉल और दूसरे खेलों को प्रमोट करूं ताकि हमारे मुल्क का खिलाड़ी फ्लरिश कर सके। सैयद बादशाह, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो फुटबॉल के अंदर हम देखते हैं कि अब इस तरह की एसोसिएशंस जाली बन रही हैं,
बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही मैंने देखा कि कुछ 10-15 एसोसिएशन है, MMA के अंदर भी 3-4 एसोसिएशन है, क्रिकेट सिर्फ बची हुई है, बाकी सारे खेलों में 5-6-8 एसोसिएशन हैं। कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डालिए शराफत हुसैन साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बड़े हसास सब्जेक्ट को चुना है। और फुटबॉल में बदकिस्मती ये है कि हम रैंकिंग में 202 पूरे 211 में से 202 की रैंकिंग है हमारी। और ये अलमिया रहा है पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ ये जो स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग जिसे कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों को झांसा दे के पिछले कई सालों से ये काम किया जा रहा है, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया जाती है और हम आए दिन जो है खबरें सुनते रहते हैं। अब ये ग्रोह जो है, जो ये काम करता है, उसने एक नया आसान तरीका देखा कि जी बजाय हम इसको वहाँ से कश्ती के जरिए ले जाने के बजाय इनको हम स्पोर्ट के थ्रू लेके जाएं। और फिर बदकिस्मती हमारी ये कह लें, क्योंकि मेरा ताल्लुक फुटबॉल से है, इन्होंने फोकस भी फुटबॉल को किया। फुटबॉल गेम जो पिछले 10 साल से पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी रेगुलेटर अथॉरिटी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और उसके अलावा जो एजेंसीज हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर होती है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बड़ा क्लियर कानून है कि कोई भी टीम जो है ना वो विदाउट एनओसी के जो है ना वो ट्रेवल नहीं करती है। एनओसी के लिए जब वो एक फेडरेशन अप्लाई करती है गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 2 एजेंसियां हैं जिसकी तहकीकात के बाद वो तकरीबन एक पूरा प्रोसीजर होता है और तकरीबन 2 से 3 माह के दौरान वो उसको कंप्लीट करती है, वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद फिर उसको एनओसी जारी करती है। और फिर एनओसी की बेस के ऊपर एम्बेसी जो है उसको वीज़ा इम्पोज करती है। लेकिन यहाँ इस केस में जो ना, चूंकि ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये बात है कि ये जाली वीज़े लगाए गए हैं। जाली वीज़े से मुराद ये कि ये मामला एम्बेसी में नहीं गया, ये जो ग्रोह काम कर रहा है इसने घर में बैठ के सारा काम किया है। और मे भी हो सकता है कि इसने जो फेडरेशन की भी कुछ जाली खतूत हासिल किए हों और उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी जाली खतूत लिए और शायद एजेंसियों की भी कुछ जाली खतूत इसने वसूल किए हों, ताकि इन्हें ये हो सकता था कि डर हो कि जब हम पाकिस्तान से मूव करें तो पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे। तो उस वजह से लगता ये है कि कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की हो, जो लग रहा है, जो क्योंकि मैंने खबर पढ़ी है जंग के अंदर जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी मामूलियत की है। ये तो खैर अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही क्लियर। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, पाकिस्तान की फुटबॉल की तबाही के पीछे कौन है? मौके का फायदा उठाते हुए ये सवाल ही पूछना चाहूंगा। मैं तबाही का जिम्मेदार तो मैं अपने लोगों को ही कहता हूँ जिनका ताल्लुक है फुटबॉल के साथ। देखें, मैं फुटबॉल के साथ हूँ तो जाहिर है मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार इस तरह हूँ कि हमने आज तक जो ना फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम ही नहीं किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 27 मई को इलेक्शन हुए हैं, उससे लेके आज तक, ठीक है जी, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है। और पाकिस्तान फुटबॉल में 10 साल का एक बड़ा जो ना नाजुक दौर गुजरा है, जिसमें एक एनसी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एनसी जो ना फीफा ने एम्प्लॉयमेंट की और यहाँ लगाई, जिसने 5 साल में तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो ना फीफा से लिया है, जिसका बदकिस्मती से कोई ऑडिट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं है। और उन्होंने, मुझे जो लगता है कि ये बड़े अभी भी उसकी बाकियात, जो एनसी की बाकियात है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो मामला होया है, ये जाली जो टीम गई है, इसमें इसकी भी ताने बुने जो ना वो उन लोगों के साथ मिलते हैं, क्योंकि बाकियात में और क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं इस टाइम फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो इलेक्टेड लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शराफत हुसैन बुखारी साहब, आपके कीमती है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपकी तवज्जो प्रोग्राम के आखिर में एक और ख़बर की तरफ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इससे कनेक्टिंग ही है। हम जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग के अंदर डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब की तरफ से कुछ डेटा दिया गया है, ऑडिट रिपोर्ट की कुछ बातें बताई गई हैं, ऑडिट हुकाम ने जो हाईलाइट की हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ पासपोर्ट सेंटर्स में बताया गया कि 25 के करीब ऐसे पासपोर्ट सेंटर्स हैं जहाँ से पासपोर्ट्स चोरी हो रहे हैं। और ये कोई छोटी तादाद नहीं है, तादाद बताई गई है 32,674 पासपोर्ट ऑफिस से चोरी हो गए हैं। जब ये ओरिजिनल पासपोर्ट चोरी होता है, इंसानी स्मगलर्स के हाथ लगता है, वो जिस शख्स से 40 लाख रुपए ले रहे हैं उसे स्मगल करने के लिए, उसका एक जाली पासपोर्ट बनता है। क्योंकि बुक ओरिजिनल होती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है और उनका काम सारा आसान हो जाता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में आखिर जो निज़ाम तबाह हुआ है, इसके पीछे हाथ किसका है, और उस हाथ को जब तक हम काटेंगे नहीं, तरक्की की रास्ते में रुकावटें हायल रहेंगी।